गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। 82 वीडियो के साथ मैं दिनेश कुमार देव, कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान। आज का टॉपिक है हमारा कृत्रिम श्वसन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। ध्यान देना बेटा, पिछले टॉपिकों में हमने आपको मानव में श्वसन तंत्र और श्वसन की क्रियाविधि के बारे में आपको बताया था। उसके बाद में फुफ्फुसी आयतन और फुफ्फुसी आयतन संबंधी क्षमताओं के बारे में आपको बता दिया था। अब आता है कृत्रिम श्वसन। ये क्या होता है, इसके बारे में देखिए। कृत्रिम श्वसन क्या होता है कि किसी दुर्घटनावश किसी व्यक्ति की श्वसन क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है, और उसके श्वसन केंद्रों को सक्रिय करके यदि कृत्रिम श्वास दिया जाए तो उसको हम जीवित कर सकते हैं। तो क्या होता है, किसी दुर्घटना जैसे तैरने से, विद्युत आघात से और किसी टॉक्सिक पदार्थ के कारण व्यक्ति के श्वसन केंद्र बाधित हो जाते हैं और उसकी श्वसन क्रिया रुक जाती है। यदि इन दुर्घटनाओं के कारण हुए आघात से यदि किसी व्यक्ति की श्वसन क्रिया रुक जाती है तो उसके श्वसन केंद्रों को पुनः सामान्य करके उसकी जान बचाई जा सकती है और उसका श्वसन कराया जा सकता है। इसमें क्या होता है, यदि उस व्यक्ति का जैसे बिजली के झटके से उस व्यक्ति की श्वसन क्रिया रुक जाती है और हृदय स्पंदन जारी रहता है तो उसे हम कृत्रिम श्वास दे करके उसको बचाया जा सकता है, अर्थात उसकी श्वसन क्रिया को वापस विकसित किया जा सकता है। तो आप देखिएगा, दुर्घटनावश परिभाषा क्या है इसकी, ध्यान देना। दुर्घटनावश किसी व्यक्ति की श्वसन क्रिया, किसी व्यक्ति की श्वसन क्रिया रुक जाने पर, श्वसन क्रिया रुक जाने पर क्या करते हैं, उसके श्वसन केंद्रों को, उसके श्वसन केंद्रों को सक्रिय कर पुनः सामान्य श्वसन प्राप्त करने, सामान्य श्वसन प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही कृत्रिम श्वसन कहते हैं। कृत्रिम श्वसन कहते हैं। तो देखिए बेटा, ध्यान देना, दुर्घटनावश जैसे तैरने से, बिजली के झटके से और टॉक्सिक पदार्थों के जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से आदि से श्वसन केंद्र बाधित हो जाते हैं और श्वसन केंद्र निष्क्रिय हो जाते हैं, जिससे श्वसन क्रिया रुक जाती है, किंतु उसके हृदय स्पंदन दर चलती रहती है। तो उसे कृत्रिम श्वास दे करके उसके श्वसन केंद्रों को सक्रिय करके सामान्य श्वसन क्रिया प्राप्त की जा सकती है। तो यही क्या कहलाती है, कृत्रिम श्वसन कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा, परिभाषा के रूप में हम इसे ऐसे बता सकते हैं कि दुर्घटनावश किसी व्यक्ति की श्वसन क्रिया रुक जाने पर उसके श्वसन केंद्रों को सक्रिय कर। ध्यान देना, श्वसन क्रिया कब रुकती है, जब उसके श्वसन केंद्र निष्क्रिय हो जाते हैं। तो उसके श्वसन केंद्रों को सक्रिय कर पुनः सामान्य श्वसन प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कृत्रिम श्वसन कहते हैं। दोबारा देखें, दुर्घटनावश किसी व्यक्ति की श्वसन क्रिया रुक जाने पर उसके श्वसन केंद्रों को सक्रिय कर पुनः सामान्य श्वसन प्राप्त करने की प्रक्रिया ही
क्या कहलाती है? कृत्रिम श्वसन कहलाती है। तो ध्यान देना, जैसे दुर्घटनाएं देखिए आप, जैसे इसमें दे रखा है आपको डूबने से, पानी में डूबने से, और इसमें आ जाएगा आपको गैसीय आविशालुता, गैसीय टॉक्सिसिटी, आविशालुता, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, गैसीय आविशालुता, और विद्युत आघात आदि परिस्थितियों में कौन कौन सी है? पानी में डूबने से, गैसीय आविशालुता और विद्युत आघात आदि परिस्थितियों में श्वास रुक जाने पर, श्वास रुक जाने पर यदि हृदय स्पंदन जारी रहता है, यदि हृदय स्पंदन जारी रहता है तो उस व्यक्ति को कृत्रिम श्वास देकर बचाया जा सकता है। कृत्रिम श्वास देकर बचाया जा सकता है। मतलब पानी में डूबने से, गैसीय आविशालुता से और विद्युत आघात आदि परिस्थितियों में यदि श्वास रुक जाती है, अर्थात इन परिस्थितियों में श्वास रुक जाती है तो और उसका हृदय स्पंदन जारी रहता है, तो उस व्यक्ति को कृत्रिम श्वास दे करके पुनः जीवित बचाया जा सकता है या जीवित रखा जा सकता है। किंतु वर्तमान में ध्यान देना, कृत्रिम श्वसन की अनेक विधियां हैं। कृत्रिम श्वसन की अनेक विधियां हैं। कृत्रिम श्वसन की अनेक विधियां हैं, किंतु मुख से मुख श्वसन विधि, किंतु मुख से मुख श्वसन विधि, मुख से मुख श्वसन विधि अधिक कारगर है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या बताया अब तक हमने आपको कि दुर्घटनावश किसी व्यक्ति की श्वसन क्रिया रुक जाने पर उसके श्वसन केंद्रों को सक्रिय कर पुनः सामान्य श्वसन प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कृत्रिम श्वसन कहलाती है। अब ध्यान देना, जैसे पानी में डूबने से किसी कारणवश व्यक्ति को आघात पहुंचता है तो उसके श्वसन केंद्र निष्क्रिय हो जाते हैं, किंतु उसका हृदय स्पंदन जारी रहता है, तो उसे कृत्रिम श्वास देकर के बचाया जा सकता है। तो आगे देखिएगा, मुख से मुख विधि क्या है? कृत्रिम श्वसन की, कृत्रिम श्वसन की मुख से मुख विधि। कृत्रिम श्वास देने की मुख से मुख विधि। मुख से मुख विधि किसकी? कृत्रिम श्वसन की। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि रोगी व्यक्ति को, या रोगी हो जाता है इस तरह से, या अनकॉन्शियस व्यक्ति जो होता है, रोगी व्यक्ति को सीधा लिटाकर एक हाथ उसके माथे पर, एक हाथ उसके माथे पर, एक हाथ दूसरा हाथ उसकी गर्दन के नीचे
लगाकर गर्दन को इस प्रकार ऊंचा उठाते हैं, गर्दन को इस प्रकार ऊंचा उठाते हैं कि गर्दन खिंच जाए और जिह्वा गले के पिछले भाग से स्वतंत्र हो जाए। मतलब उसकी जो जीभ होती है ऐसी स्थिति में जिह्वा पीछे की ओर पलट जाती है, जिससे श्वसन क्रिया क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो क्या करते हैं इसी विधि में, सबसे पहले कि रोगी व्यक्ति के माथे पर एक हाथ रखकर और दूसरा हाथ उसके गर्दन के नीचे रखकर उसको इस प्रकार उठाते हैं गर्दन को कि गर्दन खिंच जाए, जिससे उसकी जो जिह्वा होती है वो पीछे पलटी होती है वो खुल जाए, स्वतंत्र हो जाए, और ध्यान देना स्वतंत्र हो जाए, जिससे श्वसन मार्ग खुल जाए, श्वसन मार्ग का रास्ता खुल जाए। अब क्या करते हैं, माथे पर रखे हाथ से रोगी की नाक को बंद करते हुए, माथे पर रखे हाथ से रोगी की नाक को बंद करते हुए श्वास कृत्रिम श्वसन क्या करते हैं, देने वाला व्यक्ति, कृत्रिम श्वास देने वाला व्यक्ति रोगी के मुख पर अपना मुख इस प्रकार रखे कि अवकाश ना रहे, कि मतलब मुख वायु रोधी हो जाए, अवकाश ना रहे, और गर्दन के नीचे हाथ यथावत स्थिति में रहना चाहिए, मतलब खिंचा हुआ गर्दन होनी चाहिए ताकि गर्दन खिंची रहे। तीसरा है रोगी के मुख में 1 मिनट के लगभग, रोगी के मुख में 1 मिनट में लगभग 12 बार, लगभग कितनी बार, 12 बार ज्वारीय आयतन से दुगनी हवा भरनी चाहिए। 12 बार, 1 मिनट में 12 बार लगभग ज्वारीय आयतन से दुगनी हवा भरनी चाहिए। रोगी के मुख में नाक को खुला छोड़ते हुए रोगी में उच्च श्वसन का क्या करना चाहिए, जांच की जानी चाहिए। इस प्रकार रोगी को पुनर्जीवन किया जा सकता है। आजकल कृत्रिम विधियां भी, कृत्रिम श्वसन की कई प्रकार के यांत्रिक उपकरण भी शामिल हैं, तो इस विधि को एक बार हम नोट कर लेते हैं और उसको दोबारा समझा देते हैं। देखिएगा, सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें स्टेप ये होगा पहला कि रोगी को सीधा लिटाकर, मतलब इस विधि में रोगी को सीधा लिटाकर अपना एक हाथ उसके माथे पर, अपना एक हाथ उसके माथे पर और दूसरा हाथ उसकी गर्दन के नीचे रखकर, दूसरा हाथ उसकी गर्दन के नीचे रखकर या लगाकर, गर्दन के नीचे लगाकर, गर्दन के नीचे लगाकर गर्दन को उस प्रकार ऊंचा करते हैं, गर्दन को इस प्रकार ऊंचा करते हैं कि, इस प्रकार ऊंचा करते हैं कि गर्दन खिंचाए, कि गर्दन खिंचाए, क्योंकि गर्दन खिंचाए तथा जिह्वा गले के तथा जीभ गले के पिछले भाग से स्वतंत्र हो जाए, गले के पिछले भाग से स्वतंत्र हो जाए और श्वसन मार्ग खुल जाए, और श्वसन मार्ग खुल जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान देना इस पॉइंट के अनुसार, इस विधि में रोगी को सीधा लिटाते हैं, एक हाथ उसके माथे पर रखते हैं और दूसरा हाथ उसी गर्दन के नीचे रख करके गर्दन को इस प्रकार उठाते हैं कि उसके पिछले भाग में जो पलटी हुई जिह्वा होती है
वो सीधी हो जाए, जिससे श्वसन मार्ग खुल जाए। अब दूसरी क्रिया में क्या करते हैं, ध्यान देना। दूसरी क्रिया में माथे पर रखे हाथ से रोगी की नाक को बंद करते हैं। माथे पर रखे हाथ से रोगी की नाक को बंद करते हैं। माथे पर रखे हाथ से रोगी के नाक को बंद करते हुए करो इसको, करते हुए कृत्रिम श्वसन, कृत्रिम श्वसन देने वाला व्यक्ति अपना मुख रोगी के मुख कर, देने वाला व्यक्ति अपना मुख रोगी के मुख पर इस प्रकार रखे कि वायु अवकाश ना रहे, अर्थात कहने का मतलब यह है वायु रोधी स्थित रहे, अर्थात वायु रोधी स्थिति रहे। और गर्दन के नीचे हाथ यथावत रहना चाहिए, हाथ यथावत रहना चाहिए ताकि गर्दन खिंची रहे। तो क्या होता है, ध्यान देना कि रोगी के माथे पर रखे हाथ से जैसे नाक को बंद कर देना चाहिए और कृत्रिम श्वास देने वाला व्यक्ति रोगी के मुख पर अपना मुख इस प्रकार रखे कि मुख वायु रोधी हो जाए, अर्थात वायु रोधी हो जाए, और गर्दन ऐसी की ऐसी खिंची होनी चाहिए ताकि मतलब गर्दन के नीचे हाथ यथावत रहना चाहिए ताकि गर्दन खिंची रह सके। अब आगे देखो, अब रोगी के मुख में तीसरा जो पॉइंट है, अब क्या करेंगे, रोगी के मुख में 1 मिनट में 12 बार, 1 मिनट में लगभग 12 बार ज्वारीय आयतन कितना होता है, 500 ज्वारीय आयतन से दुगनी वायु भरनी चाहिए। ध्यान देना, अब रोगी के मुख पर 1 मिनट में, रोगी के मुख में 1 मिनट में 12 बार, लगभग 12 बार ज्वारीय आयतन से दुगनी मतलब 1000 ml वायु 12 बार 1 मिनट में 12 बार भरनी चाहिए। रोगी के मुख, चौथा देखो, रोगी के मुख व नाक को खुला छोड़ते हुए, अब क्या करेंगे, रोगी के मुख व नाक को खुला छोड़ते हुए उच्च श्वसन की जांच करनी चाहिए। मतलब 1 मिनट में 12 बार ज्वारीय आयतन से अधिक हवा भरने के बाद रोगी के मुख और नाक को खुला छोड़ें और उच्च श्वसन की जांच करनी
चाहिए। इस प्रकार कृत्रिम श्वास द्वारा रोगी को पुनः जीवन मिल सकता है। आजकल वर्तमान में कृत्रिम श्वसन के लिए अनेक कृत्रिम उपकरण आ गए हैं। तो ये एक कृत्रिम श्वसन की एक दे रखी थी यहाँ पे कोर्स में, जो एक विधि थी, इसको देख लें एक बार। मुख से मुख विधि। इस विधि में रोगी के सीधा लेटा करके अपना हाथ उसके माथे पर और दूसरा हाथ उसकी गर्दन के नीचे लगाकर गर्दन को इस प्रकार ऊंचा करें कि गर्दन खिंचे रहे और तथा जीभ गले में के पिछले भाग से ये गर्दन खिंची क्यों रहे, ताकि जो जीभ पलट जाती है ऐसी स्थिति दुर्घटनावश स्थितियों में वो जो पिछले भाग उल्ट जाती है वो सीधी हो जाए और वायुमार्ग खुल जाए। अब माथे पर रखे हाथ से रोगी की नाक को बंद करते हुए कृत्रिम श्वसन देने वाला व्यक्ति अपना मुख रोगी के मुख पर इस प्रकार रखे कि वायु अवकाश ना रहे। ध्यान देना, कृत्रिम श्वास देने वाला व्यक्ति रोगी के मुख पर अपना मुख इस प्रकार रखे कि क्या हो जाए, उसका वायुरोधी मुख हो जाए और गर्दन के नीचे हाथ यथावत रहना चाहिए ताकि गर्दन खिंच रहे। चौथे पॉइंट, रोगी के मुख पर 1 मिनट में, ये मेन चीज़ है, रोगी के मुख पर 1 मिनट में कम से कम 12 बार कृत्रिम 12 बार ज्वारीय आयतन से अधिक, मतलब दुगनी ज्वारीय आयतन दुगनी वायु भरनी चाहिए। अब चौथे में रोगी के मुख पर नाक को खुला छोड़ते हुए उसके उच्च श्वसन की जांच करनी चाहिए, मतलब भाई श्वसन की आ रहा है नहीं आ रहा है। इस प्रकार रोगी व्यक्ति को या इस प्रकार से ग्रसित व्यक्ति को कृत्रिम श्वास देकर उसका जीवन बचाया जा सकता है। तो इसके बाद में इस पाठ में जो आपके हैं श्वसन संबंधी रोगों के बारे में बताया गया है कि मानव में श्वसन संबंधी रोग कौन कौन से हैं, उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो ये अगले वीडियो में आपको कराया जाएगा। इसमें एक बार देख लेते हैं अभी कृत्रिम श्वसन की विधि थी ये। अब इसमें जो अगला टॉपिक है आपका श्वसन संबंधी रोग, मतलब श्वसन संबंधी रोगों के बारे में। ये प्रश्न लास्ट ईयर आ चुका है बोर्ड में आपके, तो ध्यान देना। लास्ट टॉपिक है इस पाठ का श्वसन संबंधी रोग। श्वसन संबंधी रोग, ध्यान देना। मानव में श्वसन संबंधी रोग निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है, ध्यान देना, आपको अस्थमा, अस्थमा या दमा ये भी कहते हैं। दूसरा जो रोग है वो आ जाता है आपको वात, इसमें आ जाएगा आपके दूसरा जो रोग है इसमें आएगा वो श्वसनी शोथ, श्वसनी शोथ, श्वसनी शोथ, शोथ ऐसे श्वसनी शोथ, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस मतलब BRONCHITIS ब्रोंकाइटिस ऐसे। ये होता है अस्थमा, ASTHMA अस्थमा। और तीसरा जो रोग है वात स्फीति, वात स्फीत इसे बोलते हैं, इसका नाम है एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा मतलब EMPHYSEMA एम्फाइसीमा। चौथा है आपके निमोनिया, न्यूमोनिया। पांचवा है आपके फेफड़ों का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। और छठवां है सिलिकोसिस, सिलिकोसिस एवं एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टॉस। तो देखिएगा
मानव में श्वसन से संबंधित 6 रोग हैं। अस्थमा, श्वसनी शोथ जो आपके कोर्स में दिए हुए हैं, अस्थमा, श्वसनी शोथ, वात स्फीत और निमोनिया, फेफड़ों का कैंसर और सिलिकोसिस। ध्यान दीजिएगा। अब इनके कारण, लक्षण और उपचार के बारे में हमको वर्णन करते चलना है। इसमें देखिएगा, सबसे पहले अस्थमा। ये किस कारण होता है? ये श्वसन संबंधी रोग है अस्थमा, पहला रोग। अस्थमा या दमा। अस्थमा, दमा, कारण, किस कारण ये रोग होता है? तो ध्यान देना, अस्थमा या दमा किस कारण होता है। इसमें देखो, सबसे पहले कारण, यह रोग परागकण, धूल के कण, परागकण, धूल के कण, परागकण, धूल के कण, और भी इसमें आ जाएंगे आपके खाद्य पदार्थों, इस और आ जाएगा, इसमें आपको आ जाएगा धुआं, ठंड और धूम्रपान। यह रोग परागकण, खाद्य पदार्थों, धुआं, ठंड और धूम्रपान के कारण होने वाली एलर्जी। क्या मतलब? धूम्रपान आदि से होने वाली एलर्जी, आदि से होने वाली एलर्जी के कारण होता है। एलर्जी के कारण होता है। तो सबसे पहले उसका है कारण कि कैसे होता है ये रोग। तो सबसे पहले क्या है इसका? रोग का कारण। ध्यान देना, यह रोग परागकण, धूल के कण, खाद्य पदार्थों, धुआं, ठंड और धूम्रपान आदि से होने वाली एलर्जी। तो इसका कारण क्या है कि इनसे होने वाली, मतलब पॉल्यूशन एलर्जी या धुआं, ठंड, धूम्रपान आदि से होने वाली एलर्जी कारण ये रोग होता है। तो रोग का कारण प्रश्न आता है आपके कि एलर्जी, ये क्या बोलते हैं, अस्थमा का निम्न शब्दों में वर्णन कीजिए। जैसे कारण, रोग के लक्षण, उपचार। तो कारण है इसका, यह रोग परागकण, धूल के कण, खाद्य पदार्थों, ठंड और धूम्रपान आदि से होने वाले एलर्जी के कारण होता है। अब देखिएगा इसके लक्षण क्या होता है इस रोग में। लक्षणों में देखो आप, ध्यान देना, इस रोग में पहला लक्षण, इस रोग में श्वसनी एवं श्वसनिकाओं, श्वसनी एवं श्वसनिकाओं की शोथ के कारण, मतलब सूजन आ जाती है कि शोथ के कारण श्वसन के समय घरघराहट, श्वसन के समय घरघराहट और श्वास लेने में कठिनाई होती है। श्वास लेने में कठिनाई होती है, मतलब इनमें सूजन आ जाती है। शोथ मतलब सूजन, मतलब श्वसनी एवं श्वसनिकाओं की सूजन के कारण श्वास लेने में एक समय घरघराहट और श्वास लेने में कठिनाई होती है। दूसरा देखिएगा, ध्यान देना, दूसरा देखो इसमें, श्वसनियों में अधिक श्लेष्मा बनना,
श्वसनियों में अधिक श्लेष्मा बनना, श्वसनियों में अधिक श्लेष्मा बनना, सूजन आना, और सकड़ा हो जाना, और उनका सकड़ा हो जाना आदि। अब ध्यान देना इसके उपचार, रोग के उपचार में आपको रोग से बचने का सर्वोत्तम उपाय एलर्जी कारकों से बचना चाहिए। रोग से बचने का सर्वोत्तम उपाय एलर्जी कारकों से बचना चाहिए। एलर्जी कारकों से बचना चाहिए। और दूसरा है औषधि, मतलब इसमें आ जाएगा आपको एंटीबायोटिक दवा, एंटीबायोटिक दवा एवं ब्रोंकोडाइलेटर दवा का सेवन करना चाहिए। तो ध्यान देना, इस रोग में आपको कारण, लक्षण और उपचार के बारे में बताया गया है। अगले रोगों के बारे में अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में बताया जाएगा आपको। धन्यवाद।